हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन कम अमेंडमेंट क्लास, जो सीए, सीएमए और सीएस तीनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट ईयर 21-22, ये सब बातें तो हमने लास्ट क्लास में भी की थी। 20 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। इसके बाद मैं एक बात और बता दूं, आपके जो रिप्लाई हैं अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं। साथ में एक और बात जो आपने कहा है कि अमेंडमेंट करवाइए सर। बेटा ये अमेंडमेंट इसमें साथ में हो रहा है, आप एक बार देखो। जो भी अमेंडमेंट है आपसे रिलेटेड, आपके लिए जो रेलिवेंट अमेंडमेंट है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इसमें है। और जब वो क्वेश्चन आता है तो मैं अमेंडमेंट ही थोड़ा सा पहले उसको बताता हूँ और फिर क्वेश्चन पर आते हैं। आप अगर चेक करेंगे, आज भी जो क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट ज़रूर टच होगा। तो साथ साथ मैं अमेंडमेंट भी बता रहा हूँ, रिवीजन भी करवा रहा हूँ। सिर्फ अमेंडमेंट से तो काम नहीं चलेगा, रिवीजन भी होना चाहिए। तो दोनों इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पेशेंस रखिए और क्वेश्चंस करते रहिए। जैसे मैंने कहा है, क्वेश्चन खुद से नहीं करना है, बताया था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 से हम स्टार्ट कर लेते बेटा, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है देखेंगे। इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म हाउस। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर इनकम से। फार्म हाउस, फार्म बिल्डिंग की इनकम भी हम एग्रीकल्चर की इनकम में लेते हैं। फार्म बिल्डिंग की इनकम भी हम एग्रीकल्चर की इनकम में लेते हैं, लेकिन उसकी शर्त है। पहली शर्त, जो फार्म हाउस है यानी फार्म बिल्डिंग है, वो एग्रीकल्चर लैंड से अटैच होना चाहिए, उसके करीब होना चाहिए, विजिनिटी के उसके नियर बाई होना चाहिए, लोकेटेड। तो यहां लिखा हुआ है ये नियर बाई लोकेटेड है एग्रीकल्चर लैंड के। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो या तो, ये पहली कंडीशन आपको बता दी, रिवीजन करा रहा हूं, पहली कंडीशन बता दी क्या, एग्रीकल्चर लैंड के करीब होना चाहिए। दूसरी बात, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड होना चाहिए या तो रूरल एरिया में, या तो रूरल एरिया में, अर्बन में नहीं होना चाहिए, या वो लैंड रेवेन्यू में असेस हो रहा हो। दो में से एक कंडीशन होनी चाहिए। यहां कहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड लैंड रेवेन्यू में असेस नहीं हो रहा, तो मजबूरन अब इसे कहां लोकेट होना पड़ेगा? अदर देन अर्बन एरिया, रूरल एरिया। अर्बन एरिया की परिभाषा हमने कहां पढ़ी है? अर्बन एरिया की परिभाषा किसी भी चैप्टर के साथ आप पढ़ सकते हो। हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल गेन के साथ। कैपिटल गेन में अर्बन एरिया की परिभाषा पढ़ी है, जहां पर म्युनिसिपालिटी के अंदर जो भी एरिया आता है वो अर्बन है, और डीम्ड अर्बन यानी एक्सटेंडेड अर्बन माना जाता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी। 10,000 से ज्यादा, 1 लाख तक की आबादी है तो 2 किलोमीटर, 1 से 10 लाख तक की आबादी है तो 6 किलोमीटर, 10 लाख से ऊपर की आबादी है तो 8 किलोमीटर तक के एरिया को अर्बन बोलते हैं। थोड़ा सा यहां पर रिवर्स में चलेंगे। अर्बन की परिभाषा, तीसरी शर्त, तीसरी शर्त भी सुन लीजिएगा। तीसरी शर्त इसमें यह है कि फॉर्म बिल्डिंग का जो इनकम आ रही है वो फॉर्म बिल्डिंग यूज होना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस से। अब यहां पर लिखा है इनकम डेराइव्ड, फॉर्म बिल्डिंग है उससे इनकम डेराइव्ड हो रही है, वो एग्रीकल्चर लैंड के करीब है, लैंड रेवेन्यू में एसेस नहीं है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? एक कंडीशन इसमें अज्यूम्ड करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर पर्पस से यूज हो रहा है, ठीक है। अगर लैंड सिचुएटेड हो, यानी हमारा मेन टारगेट ये पूछ रहे हैं कि अंडर विच केसेस लैंड को हम लैंड को हम रूरल एरिया में सिचुएटेड अज्यूम करेंगे, किस केस में? जरा देखिएगा, 80,000 अगर आबादी है तो 2 किलोमीटर तक के नियर बाई को हम अर्बन मानते हैं, ये 3 किलोमीटर में सिचुएटेड है तो ये रूरल एरिया कहलाया, ठीक है। अगर 12,000 पॉपुलेशन है तो 2 किलोमीटर तक के अंदर के एरिया को हम अर्बन मानते हैं तो ये अर्बन एरिया कहलाया। 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, 8 किलोमीटर तक को हम अर्बन मानते हैं, 2 के अंदर ही आ रहा है तो ये भी अर्बन कहलाया। और 10 लाख के ऊपर की आबादी है तो 8 किलोमीटर तक के अंदर ही आ रहा है, विद इन 8 किलोमीटर है, अर्बन माना जा रहा है। एक ही केस है जहां पर रूरल एरिया माना जा रहा है, तो आपका आंसर होगा ए, इसमें आंसर आएगा ए, ठीक है। हमें क्या चेक करना था कि किस केस में वो अर्बन एरिया में नहीं सिचुएटेड है, तभी तो वो एग्रीकल्चर पर्पस माना जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, अनिरुद्ध स्टे इन दिल्ली, बेसिक सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ, डीए 6,000 पर मंथ, एचआरए
सेल बेस्ड कमीशन टर्नओवर सेल 12 लाख, एक्चुअल रेंट पेड 5500, एचआरए एग्जम्पशन निकालनी है। एचआरए एग्जम्पशन आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैलरी निकालते हैं। सैलरी एचआरए के लिए, एचआरए के लिए सैलरी कैसे लेते हैं, बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट 6000 मल्टीप्लाई 12 का 60% 43,200 और सेल बेस्ड कमीशन 12,000 प्लस 12,000 प्लस 1,20,000, ये कितना आ गया, 1,75,200, ये हमारी सैलरी हो गई। अब एचआरए एग्जम्पशन कैसे निकालते हैं, नंबर 1 एक्चुअल एचआरए 60,000, नंबर 2 40% या 50% ऑफ सैलरी, दिल्ली में रह रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, 50% ऑफ सैलरी, और तीसरे में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड है 12 महीने के लिए 66,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 17,520 48,480 लीस्ट 48,480, ये हमारा आंसर यहां टैली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कहता है कि अगर वेयर देयर इज अ डिसीजन टू इंक्रीज डीए इन मार्च 21, मार्च 21 का मतलब प्रीवियस ईयर 2021 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, इसका मतलब हुआ कि अरियर्स जैसी चीज हो गई, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड डीए इज एक्चुअली रिसीव्ड, बताइए डीए रिसीव्ड हो रहा है ईयर 2021-22, क्या हम मानेंगे कि आपको एंटाइटलमेंट मिल गया, डिसीजन इंक्रीमेंट का आया तो एंटाइटलमेंट मिल गया, यानी ये क्या हो गया बेटा, अक्रूड, लेकिन रिसीव कहां हो रहा है, इस ईयर में। अब बताइए सैलरी के बारे में क्या आपने पढ़ा है, सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट और अक्रूअल विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या है इसमें, अक्रूअल, अक्रूअल कब हो रहा है, प्रीवियस ईयर 2021, तो प्रीवियस ईयर 2021 में पॉइंट नंबर बी, प्रीवियस ईयर 2021 में इट विल बी टैक्सेबल। आनंद, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद इज प्रोवाइडेड विद फर्नीचर टू वैल्यू 70,000 अलॉन्ग विद हाउस February 20, यानी हमारा जो ईयर है रेलिवेंट वो है 2021, तो इसका मतलब कुछ यहां पर उनको मिला है तो पूरे साल उनके पास रहा है। एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, गौर कीजिएगा, फर्नीचर या कोई भी एसेट्स जो रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ दिया जाए, फर्निश्ड एकोमोडेशन के लिए या अदरवाइज दिया जाए, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो परक्विजिट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी, वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल एसेट है, वो किसका है, अगर वो एम्प्लॉयर का है, ओन्ड किया हुआ, तो ओरिजिनल कॉस्ट का 10% लेते हैं, वो भी पर एनम, अगर कम पीरियड के लिए है तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है, जैसे इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, दैट मीन्स एम्प्लॉयर का नहीं है, फिर एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या एक्चुअल रेंट बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, बियर बाय एम्प्लॉयर विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट्स, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। तो एक्चुअल रेंट बियर किया जा रहा है 5,000 पर मंथ, तो आंसर होगा 5,000 पर मंथ। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। 25 नंबर में बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है 3,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। मुझे लग रहा है ये बड़ा की फैक्टर बनने वाला है, बाकी देखते हैं। ट्रांसपोर्ट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है। सैलरी में अगर हम देखें सैलरी, तो सैलरी में ट्रांसपोर्ट अलावेंस को लेकर इस बार की बात नहीं है, पहले ही अमेंडमेंट आ चुका है कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस की एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई है उनके लिए है 3,200 रुपये पर मंथ, अदरवाइज वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। चलिए सर, ये भी हो गया। इसके बाद अज्यूम करें कि इन्होंने ये सेक्शन ऑप्ट नहीं किया, ये सेक्शन मैं इसके लिए तो जरूर एक वीडियो तैयार करके कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी डालने की। 115 BAC, इसमें अगर आप ऑप्ट कर लेते हो स्कीम, नई स्लैब में ऑप्ट कर लेते हो, तो जो भी एग्जम्प्टेड आपकी अलावेंसेस हैं, एग्जम्प्टेड अलावेंसेस हैं, वो सब बेकार हो जाता है। वो एग्जम्पशन आप नहीं ले सकते, डिडक्शंस नहीं ले सकते, एग्जम्पशंस नहीं ले सकते।
फिलहाल तो ये ऑप्ट नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो इनको क्या निकालना है जी, सैलरी निकालनी है। चलिए सैलरी के लिए तो हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बेसिक हो गया 2,40,000, बेसिक सैलरी 240, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है 3,000। ध्यान से देखा जाए तो 3,000 रुपये 3 बच्चों का है। यहाँ पर आप कभी भी गलती ना करें, 3,000 पूरे साल का है, पर मंथ नहीं लिखा है। 12 से डिवाइड कर ले, 250 रुपये आता है। 3 बच्चे से डिवाइड कर ले, 83.33 आता है। यानी एग्जम्पशन 83.33 ही होगा। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 24, 2,000 रुपये की एग्जम्पशन मिल रही है, 1,000 टैक्सेबल हो रहा है। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आपने जल्दबाजी मचाई और 3,000 में सीधा 2,400 रुपये लेस कर दिया तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इससे जो आंसर आएगा वो भी इसमें कहीं जरूर लिखा होगा। मैं भी जब एमसीक्यू तैयार करता हूं तो कोशिश करता हूं कि गलती अगर स्टूडेंट करे तो क्या करे, वो सोचकर एक आंसर जरूर दिया जाता है। तो संभल के 2,40,000, 1,000 हो गया। अब क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस से 1,800 मल्टीप्लाई 12, 21,600, ये आपकी सैलरी में सब ऐड कर दीजिए। ये 262,600 आ गया। देखिए अब गौर करें तो अगर बच्चा यहीं पर अटक गया तो ये आंसर भी मेंशन है, जो कि गलत है क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है चार्जेबल टू टैक्स यानी टैक्सेबल सैलरी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, 50,000 तो आप दोगे। ये आंसर है, बहुत संभल कर करिएगा। जगत नाम का एक एम्प्लॉय है जो अकाउंट डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है, भारत लिमिटेड में, एक सेलुलर कंपनी है, ठीक है। ओके, क्या डिटेल क्या है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर अंडरटेकन। पहला, एम्प्लॉय ने सेमिनार अटेंड करा है परक्विजिट्स की वैल्यूएशन पर। आपको पता होना चाहिए कि जब एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है खुद के लिए, उनके घर के लिए नहीं, खुद के लिए, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट एम्प्लॉयर उठाता है। दैट्स वाई परक्विजिट्स की वैल्यू 0 लेते हैं हम। आपको ध्यान होगा। और ये देखिए परक्विजिट्स, अगर मैं दिखाऊं, ये रहा परक्विजिट्स। तो यहां पर नेक्स्ट पेज पर आपको मैंने बताया था टैक्स फ्री परक्विजिट्स, जिसमें लिखा हुआ है एजुकेशन फैसिलिटी या सेमिनार ट्रेनिंग एम्प्लॉय को देना। तो ये हमारा टैक्स फ्री हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है जरा हम देख लेते हैं। What shall be the amount which is chargeable to tax under the head salary? परक्विजिट्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, यही पूछना भी चाहिए था। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ट्यूशन फीस दिया जा रहा है बेटे के लिए, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में है जिसका कोई टाई अप नहीं है, तो इसे आप क्या नाम दोगे, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट में आपको याद होगा कि एज इट इज वैल्यू हम उठा लेते थे परक्विजिट्स की पूरी। इसके बाद डॉटर के लिए जो डीपीएस में पढ़ती हैं, जो इन्होंने ही भारत लिमिटेड ने ही ओन कर रखा है, ट्यूशन फीस पेड किया जा रहा है 750 रुपए पर मंथ बाई एम्प्लॉयर। जरा ध्यान से पढ़िएगा, गलती ना हो जाए। इसका मतलब क्या, ये कंसेशनल रेट पे मिल रहा है, यस। और जो सिमिलर इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू है वो है 5250। क्या यहाँ एग्जम्पशन मिल सकती थी? मिल सकती थी, अगर 1,000 से ज्यादा नहीं होता तो एग्जम्पशन मिल जाती, लेकिन फिलहाल तो ज्यादा ही है। तो वैल्यू क्या बनेगा, 5250 माइनस एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं आप, तो ये हो गया 4500 और मल्टीप्लाई अगर हम 12 कर दें तो 54,000। बस ऐड करें, ये आंसर आ गया। विद्या रिसीव 90,000, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। विद्या रिसीव 90,000 मई 20 को टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट, अच्छा क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी का अनरियलाइज रेंट है और यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लीगल एक्सपेंस भी किया है उन्होंने। आप जानते हैं अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे तो आंसर होगा 63,000। ये जो एक्चुअल में कुछ खर्चा किया है वो यूजलेस है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब यही है। बताइए कहां कहां स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी में, मेन क्वेश्चन में, अनरियलाइज रेंट में, अरियर्स ऑफ रेंट में स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर चले जाइए अदर सोर्सेस, अगर आपको कंपनसेशन मिल रहा है उसका ब्याज, तो उस पर 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके बाद पेंशन में आ जाइए, पेंशन स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन को भी लेकर है, 1/3 ऑफ पेंशन 15,000 विच एवर इज लोअर, और सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इतनी जगह स्टैंडर्ड डिडक्शंस बनाए गए हैं। आगे
28 नंबर क्वेश्चन, गणेश राजेश को ऑनर है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का। तो बिना पढ़े अगर हम सोचें तो क्या पूछ रहे होंगे, ये पूछ रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है उसकी लिमिट क्या होगी, या उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि को-ऑनर के केस में सेक्शन 26 अप्लाई होता है, और को-ऑनर के केस में जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला निकालते हैं तो जो मैक्सिमम लिमिट होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की उसको पर ओनर के साथ एक्सटेंड कर देना पड़ता है। यानी कि 2 लाख की लिमिट है, अगर 3 ओनर है तो 6 लाख, 2 ओनर है 4 लाख, अगर लिमिट 30,000 भी लगानी है और 2 ओनर है तो 60,000, 3 है तो 90,000। यहां देखेंगे जरा, इंटरेस्ट पेड बाय ईच ओनर, जरा गौर कीजिएगा, ईच ओनर टोटल इंटरेस्ट नहीं दे रहे, हर ओनर इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, 2,05,000। और एक्विजिशन के लिए 2004 में लोन लिया है तो सब कुछ कंडीशन फुलफिल है, 2 लाख की लिमिट लगेगी यहां पर, और चूंकि 2 ओनर हैं तो 2 लाख गुने में 2 लाख 4 लाख की लिमिट हो जाएगी टोटल। यहां लिखा है अमाउंट अलाउेबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ओनर, आपसे वो अभी भी ईच ओनर ही पूछ रहे हैं, तो जब ईच ओनर पूछ रहे हैं तो 2 लाख की लिमिट आप दोगे, 2 लाख की लिमिट सी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, राघव के पास 3 हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड, लीजिए आ गया ये अमेंडमेंट, राघव के पास 3 हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप जानते थे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आप सिर्फ एक ही मकान क्लेम कर सकते थे और दूसरा डीम्ड टू बी लेट आउट बन जाता था। सेल्फ ऑक्यूपाइड का यही नियम था, कैपिटल गेन हाउस प्रॉपर्टी मैंने खोला नहीं है, ठीक है, तो यही नियम था कि एक मकान आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो और बाकी जो भी है वो डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएगा। अब क्या नियम बन गया, अब नियम ये बन गया कि आप 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो, 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो, उसके बाद जो रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड बचेगा उसे डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, बी। और ये आपके ऑप्शन पर होगा ना कि एओ के ऑप्शन पर। गौर कीजिए, इन्होंने दोनों, ये बी और डी दोनों सिमिलर है, ये आपके चॉइस पर है ना कि एओ के चॉइस पर। 30th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है, वेरी गुड। इन्होंने एक एसएलएम वाले एसेट्स को बेच दिया 1,20,000 में, जिसकी WDV थी 1,35,000, यानी अभी भी शॉर्टफॉल है 15,000 का, कम पे बेच दिया। तो बताइए जो बच जाता है उसको आप क्या करते हो, उसे आप सेक्शन 32(1)(3) में टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। पूछ रहे हैं क्या करना है तो आप कहोगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसके साथ ही आपको प्रॉपरली रिवाइज कर लेना चाहिए क्या, बैलेंसिंग चार्ज भी और STCG सेक्शन 50 कैपिटल है, तीनों एक साथ रिवाइज कर लेना चाहिए। 31 नंबर, मिस्टर एक्स एसेट अक्वायर करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वेरी गुड, उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्शन भी क्लेम कर लिया, पुरानी बात है। अब वो लेकर आ रहे हैं बिजनेस में, और बिजनेस में वो एक्चुअल कॉस्ट पूछ रहे हैं, आप सब जानते हो इजी क्वेश्चन है, एक्चुअल कॉस्ट 0 होगा क्योंकि सारा आप क्लेम कर चुके हो। मिस्टर एक्स रिटेलर अक्वायर करते हैं फर्नीचर, ओके, फर्नीचर अक्वायर कर रहे हैं 10 मई को 10,000 रुपए कैश। बताइए फिर से अमेंडमेंट आ गया, 10,000 रुपए कैश आप कर रहे हो तो इज इट ओके और नॉट, यस ये ओके है, 10,000 रुपए कैश कोई दिक्कत नहीं है। 15 मई को 15,000 रुपए और 20,000 रुपए, 15 मई को ही दोनों, 15 और 20 दोनों, बियरर चेक और अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक इज ओके, बियरर चेक इक्विवेलेंट टू कैश, और ये 10 से ऊपर है इसलिए ये नहीं कंसीडर किया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट में, तो ये तो वेस्टेज हो गया, यूजलेस हो गया, ये तो बेकार हो गया। अब आप एक्चुअल कॉस्ट कितनी लोगे, 10,000 और 20,000, 30,000, और फर्नीचर पर 10% का रेट होता है तो डेप्रिसिएशन कितना होगा 3,000। अब इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द सोचो क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहला जो पेमेंट किया गया वो तो पेमेंट अगस्त सितंबर में किया गया हो, और इसका जो दूसरा पेमेंट किया गया उसी एसेट्स के लिए वो पेमेंट किया गया नवंबर दिसंबर में, तो क्या आप हाफ डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, नहीं, फुल डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन हो सकता है इसी के ऊपर बेस्ड, फर्नीचर की जगह प्लांट मशीनरी हो जाए और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो जाए तो एडिशनल डेप्शन, क्योंकि वो पूछेगा टोटल डेप्शन बताइए, तो आपको इंक्लूडिंग एडिशनल भी देखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, प्लांट मशीनरी है बट सेकेंड हैंड है, तो उसमें एडिशनल डेप्शन नहीं सिर्फ नॉर्मल डेप्शन मिलेगा।
तो इसके इर्द गिर्द ऐसे क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो। WDV प्लांट मशीनरी का है 15% डेप्शन का रेट है 3,20,000 ओपनिंग WDV है, ठीक है। सेकेंड हैंड एसेट खरीदा है अपने 50,000 का, ठीक है, 1 सितंबर को अकाउंट पे ही चेक से। अगर ये कैश होता तो मैं काट देता 50,000, लेकिन ठीक है अकाउंट पे ही चेक है। बट पुट टू यूज किया आपने नवंबर को, ठीक है। बताइए पुट टू यूज अगर बिलो 180 डेज हो रहा है तो आप हाफ रेट ऑफ डेप्शन चार्ज करोगे, तो बिलो 180 डेज है हाफ रेट आएगा। और आपने इस ब्लॉक से कुछ बेच दिया 2 लाख का, तो WDV फॉर डेप्रिशिएशन सेक्शन 43(6) में कितना आएगा? $170। अब इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको, एक बिलो 180 डेज 50,000 और दूसरा 1,20। 50,000 पर हाफ रेट यानी 7.5% मेमोरी में डाल दिया, और 1,20,000 पे 15% मेमोरी में डाल दिया। कितना है? 21,750। और सेकंड हैंड है, कोई एडिशनल डेप्शन नहीं। और वैसे भी हमें इस क्वेश्चन में ये कहाँ पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है। तो सिंपल डेप्रिशिएशन 21,750 रुपए। 34 क्वेश्चन ABC एलिजिबल SSE फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एलिजिबल बिजनेस कर रहे हैं 44 AD का और डिटेल दे रहे हैं 130 लाख टर्नओवर। बताइए 2 करोड़ तक टर्नओवर में कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोड़ तक टर्नओवर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप कैसे निकालते हो? 6%, 8%, दो रेट है। 6% अप्लाई करते हैं जब आपको बैंक मोड से मिलता है, कैश मोड में नहीं। और बैंक मोड से या तो ड्यूरिंग द ईयर मिल जाए या AY के ITR के ड्यू डेट से पहले पहले मिल जाए, तब तो 6%। अदरवाइज जो भी बचा उस पर 8%। 20 लाख रुपए आपको मिला अकाउंट पे ही चेक से, तो 6% के कैटेगरी में आ गया। 50 लाख कैश मिला 8% की कैटेगरी में। 25 लाख आपको मिला बैंक ड्राफ्ट चलेगा बिफोर ड्यू डेट 6% की कैटेगरी में। और 30 मिला ही नहीं तो 8% की कैटेगरी में। तो 50 लाख के ऊपर 6% निकाल लीजिए और 80 लाख के ऊपर 8% निकाल लीजिए। 50 का 6% 3 और 80 का 8% 6 प्लस 6.4 3 9.4 इज करेक्ट आंसर। इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि वो आपको ये दे ही ना, तो भी आपको मानना पड़ेगा कि जब डिटेल में दिया हुआ है तो जो बैलेंस फिगर है वो नहीं मिला। वो ऐसा दे सकता है कि आउट ऑफ एबव फॉलोइंग रिसीव्ड, और वो रिसीव्ड की इंफॉर्मेशन दे दे, तो आपको मानना पड़ेगा कि जो बैलेंस इसमें बच गया वो रिसीव्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि वो 130 लाख दे रहा है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा 50, 50, 25 और 50 के बाद जो बैलेंस बच गया वो नॉट रिसीव्ड है, और 8% अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर भी ऐसा आ सकता है। आंसर दिया हुआ है, दैट इज ओके। शाहिद होलसेल सप्लायर है डाई का, डाइज सप्लाई करता है। प्रोवाइडेड यू विद द डिटेल ऑफ फॉलोइंग कैश पेमेंट। अच्छा, उन्होंने कुछ कैश पेमेंट किया, यानी कि कैश पेमेंट से कनेक्टेड हो गया हमारा सेक्शन 48(3). चलिए जरा देखते हैं। लोन का रीपेमेंट किया 27,000, जिसमें ब्याज है 5,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज अगर, ये सारा कैश पेमेंट है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ब्याज अगर 10,000 से ऊपर होता तब मुझे प्रॉब्लम होती, तो ये मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रहा। नेक्स्ट, आगे उन्होंने क्या किया है? पोर्टेबल डाई मशीन खरीदी है 15,000 की कैश में, और लेकिन देखिए 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 पर वीक पेमेंट कर रहा है। यहां भी मुझे कैश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, कैश 10,000 रुपए पे कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन को। 10,000 तक तो पेमेंट कर सकते हैं ना, तो ये भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर को 13,500 परचेज, यहां मुझे प्रॉब्लम है, यहां मुझे प्रॉब्लम है। अगर डिसअलाउड करना हो तो कितना करेंगे? 13,500। लेकिन क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(3) इफ शाहिद ऑप्ट। ओहो, ये तो पूरी कहानी बदल के रख दिया भैया। इसे तो इंपॉर्टेंट के जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना चाहिए क्वेश्चन। ऐसे घुमा रहे हैं आप। तैयार हो गए 13,500, आपके सामने आंसर भी दे दिया उन्होंने 13,500, और अंत में घुमाकर कह दिया कि शाहिद ने 44 AD ऑप्ट कर लिया है।
बेटा जब 44 AD ऑप्ट कर लेगा कोई, या 44 ADA ऑप्ट कर लेगा कोई, या 44 AE ऑप्ट कर लेगा कोई, तो काहे का डिसअलावेंस? घुमा दिया इन्होंने क्वेश्चन में, डिसअलावेंस है ही नहीं, आंसर निल आएगा। तो क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर ढंग से पूरा तसल्ली से पढ़िएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं जिसे पढ़ के आपको लगेगा आपका समय बर्बाद हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, हल्के भी होते हैं, जो आप जल्दी कर लोगे अपने टाइमिंग से। फॉर SSE who is salaried employee invest in equity shares, what is benefit available in respect of STT paid? बताइए, एक व्यक्ति जो इस क्वेश्चन में जॉब कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या हुआ कि शेयर्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट के रूप में हेल्ड कर रखा है। अब शेयर्स इन्वेस्टमेंट के रूप में हेल्ड कर रखा है, तो बेचने पर क्या आएगा? कैप गेन। बताइए, कैप गेन में एसटीटी का क्या करते हैं? क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड होता है? नहीं। क्या कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माना जाता है? नहीं। तो फिर करते क्या है? सिर्फ इतना ही बेनिफिट है कि या तो लॉन्ग टर्म है तो 112A में कवर्ड हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म है तो 111A में कवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म है तो 15% टैक्स आ जाएगा, लॉन्ग टर्म है तो 1 लाख से ऊपर 10% टैक्स आ जाएगा। क्या ये रिबेट 88E में आएगा? बताइए, ऐसा तो कभी जीवन में आपने ही नहीं पढ़ा होगा, ये पहले हुआ करता था रिबेट, इसलिए लिख दिया इन्होंने। अब ये रिबेट है भी नहीं इस दुनिया में। एसटीटी पेड एज एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ, नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। कैपिटल गेन विदाउट डिडक्टिंग एसटीटी, यस, इज टैक्सेबल, कंसेशनल रेट 10%। अच्छा, ये 14 महीने से ज्यादा रखा है इन्होंने, वेरी गुड, 14 महीने से ज्यादा, 14 महीने रखा है, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म आ गया। तो ये आंसर सही है, क्योंकि अगला आंसर शॉर्ट टर्म का है, तो ये आंसर सही है, सी। ठीक है। 54EC, 54EC किसके लिए होता है बेटा? 54EC होता है लैंड, बिल्डिंग और बोथ। अगर आपने बेचा और 6 महीने के अंदर अंदर खरीद लिया, NHAI, RECL, इन सब के बॉन्ड खरीद लिए, 6 महीने कहां से देखना है? ये क्वेश्चन है शायद, हाँ। तो 6 महीने कहां से देखना है? 6 महीने देखना है फ्रॉम द 6 महीने आफ्टर, यही आंसर आ रहा है, 6 महीने आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। फ्रॉम भी आ सकता था यहां पर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, दोनों एक ही बात है। ये आंसर है ए नंबर सही। मिस्टर ए 45 साल के, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया 52 लाख। कब बेचा साहब? 4 अक्टूबर को। कॉस्ट ये है, अच्छा साहब, कॉस्ट बेचा इतने में, कॉस्ट ये है, और खरीदा था शॉर्ट टर्म ही लग रहा है। एग्रीकल्चर लैंड 2 साल देखोगे ना बेटा, लैंड को तो 2 साल देखोगे, शॉर्ट टर्म है ये। सिचुएटेड 7 किलोमीटर फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन 4 लाख। 10 लाख तक की आबादी अगर है तो 6 किलोमीटर तक अर्बन माना जाता है, ये 7 किलोमीटर में सिचुएटेड है। मामला गंभीर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। घुमा दिया ना भैया, ओहो गजब। ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया, अर्बन नहीं है, रूरल है। देखिए कैसे, अर्बन एरिया 10 लाख की आबादी तक अगर आपका म्युनिसिपैलिटी है, तो विद इन 6 किलोमीटर जो भी लैंड सिचुएटेड है इर्द गिर्द, वो बन जाता है अर्बन। और 6 के बियॉन्ड अगर दूर चले गए तो बन गया रूरल। और ये 7 किलोमीटर पे सिचुएटेड है, तो ये तो गांव की जमीन हो गई। एग्रीकल्चर लैंड गांव की जमीन, काहे का कैपिटल गेन? कोई कैपिटल गेन नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं। एंड ऑल्सो सोल्ड, अच्छा एक और बेचा है, ऑल्सो सोल्ड एग्रीकल्चर लैंड, कितने का बेचा है साहब? 53 का। खरीदा कितने का है? 46 का। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। सिचुएटेड एट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग 12,000 आबादी, 12,000 की आबादी है, तो 2 किलोमीटर तक का अर्बन है, 1.5 किलोमीटर के अंदर है, यानी अर्बन है। हाँ, तो ये ठीक है, अर्बन है। तो क्या पूछ रहे हैं साहब आप? कैपिटल गेन बताइए। इंडेक्स का रेट, ओहो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। इंडेक्स का रेट करना क्या है हमको? शॉर्ट टर्म आ रहा है भैया, तो शॉर्ट टर्म आ रहा है तो सीधा घटाइए। 53 माइनस 46 बराबर 7 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वैसे और कोई आंसर है? नहीं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग अक्वायर किया अपने दोस्त से 15 लाख का, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 16,20,000। गजब 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 गजब, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी दोस्त, क्योंकि इतना करीबी मामला है कि मजा ही आ जाएगा। इसमें आपने पढ़ा होगा 50,000 रुपए और 10%,
ऑफ परचेज प्राइस, परचेज का 10% है 1.5 लाख, इससे हायर अगर है तो कितना है 1.5 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा डिफरेंस है, यानी अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 लाख से ज्यादा हो तो डिफरेंस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS। IFOS में देख लूं जरा मैं, ये बात तो यही लिखी हुई है। ये देखिए 10%, ये है ना इमोल प्रॉपर्टी, 10% ऑफ कंसिडरेशन यानी परचेज कंसिडरेशन और 50,000 विच एवर इज हायर से भी अगर ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो टैक्सेबल होगा। तो यहां टैक्सेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 15 लाख का 1.5 लाख कितना हुआ 16.5 लाख, और 16 लाख 20,000 स्टैम्प ड्यूटी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टैक्सेबल नहीं होगा। 40वां क्वेश्चन, 61 साल का कोई बंदा है, डिविडेंड है 12 लाख और ब्याज है, लोन लिया है डिविडेंड के लिए, वाह वाह वाह, लो जी अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट सुन लो क्या है, अमेंडमेंट है इस बार से डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा, तो डिविडेंड में जो आप IFOS और इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS, कुछ भी हो जाए याद रखना डिविडेंड हमेशा अदर सोर्सेज माना जाएगा। यहां तक कि अगर आप शेयर को स्टॉक के रूप में रखते हो तो भी डिविडेंड अदर सोर्सेज माना जाएगा, बहुत ध्यान रखना। अच्छा, अब डिविडेंड को जब टैक्सेबल करोगे IFOS में तो एक 80M का डिडक्शन आया है, लेकिन वो कंपनी के लिए है, तो आप लोगों के इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए तो कंपनी कवर्ड नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन उससे आएगा इसकी उम्मीद नहीं है, देखेंगे आगे मिलेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। डिविडेंड जो टैक्सेबल करना है उसमें डिडक्शन देना है, डिडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। 57 जो डिडक्शन है IFOS का 57, उसमें डिडक्शंस में ये प्रोविजो इंसर्ट हुआ है नया 2020 के बजट से, और यहां लिखा हुआ है कि सिर्फ ब्याज घटेगा और कुछ घटेगा नहीं, और ब्याज भी घटेगा डिविडेंड के 20% और एक्चुअल ब्याज विच एवर इज लोअर। अब इस क्वेश्चन में ब्याज जो खर्चा किया है आपने, लोन लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ब्याज आपका खर्चा जेन्युइन खर्चा है 3 लाख का, तो एक्चुअल 3 लाख है, और डिविडेंड का 20% कितना होगा 240, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा लोअर 240। अब सपोज करें कि ये 2 लाख होता क्वेश्चन में तो 2 लाख का डिडक्शन मिलता, 2 लाख और 240 यहां मिल रहा है, तो 240 का डिडक्शन मिल रहा है। टैक्सेबल कितना होगा 12 लाख में आप 240 माइनस कीजिए, 9,60,000 ये टैक्सेबल होगा। इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन किए। कितने दिनों में कर लेंगे, 5 दिनों में कर लेंगे पूरा MCQ, फिर करेंगे केस सिनेरियो। केस सिनेरियो भी बहुत बढ़िया इसका है, मैंने देखा था केस सिनेरियो बहुत अच्छा है। केस सिनेरियो नया ट्रेंड है, नया पैटर्न है, तो MCQ भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश क्या है, सिर्फ MCQ सॉल्व नहीं कराना, MCQ क्वेश्चन के माध्यम से हम रिवीजन कर रहे हैं, और जहां अमेंडमेंट टच हो रहा है उसकी भी ब्रीफिंग करा रहा हूं। आप इसको देखिए, नेक्स्ट क्लास जल्दी मिलेंगे, ओके।